नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कैसे की जाए? आपके पास अगर एक मुश्त रकम है तो उसको आप म्यूचुअल फंड में कैसे डाल सकते हैं? क्या एसआईपी एक अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का? क्या एसआईपी ही एकमात्र तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का? इन तमाम बातों को आज हम डिस्कस करेंगे आज के मनी गुरु में। तमाम ऐसी शंकाएं हैं जो आप सबके दिमाग में होगी, उसको आज हम दूर करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज है हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका आज मनी गुरु में। तो आज के शो में हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या है, दोनों में क्या है फर्क, एसआईपी और एसटीपी दोनों के फायदे आज हम जानेंगे। साथ ही एसआईपी की है तो क्या एसटीपी भी करनी चाहिए, ये हम आज जानेंगे अपने शो में। साथ ही एक मुश्त निवेश के लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बाकी किसी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से कैसे बेहतर है, इस पर आज हम अब शुरू करते हैं मनी गुरु में चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज मनी गुरु में इस चर्चा की शुरुआत। हेमंत जी, यही आपसे जानना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक बेहतरीन जरिया माना जाता रहा है हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट का, लेकिन आज हम एसआईपी के साथ साथ एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के भी कई पहलुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एसआईपी को हम कहते हैं कि धीरे धीरे निवेश का एक जरिया, वेल्थ क्रिएशन की चाबी के समान माना जाता है। तो आजकल के इस माहौल में भी एसआईपी कैसे एक जादुई काम कर सकता है किसी निवेशक के लिए? देखिए, एसआईपी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक डिसिप्लिन तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो। तो डिसिप्लिन तरीके से जब आप इन्वेस्ट करते हो तो दो जगह डिसिप्लिन आता है। पहला डिसिप्लिन आता है आपकी सेविंग्स में। देखिए, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं एज एन इन्वेस्टर कि हम रेगुलरली सेव नहीं करते हैं, और क्योंकि रेगुलरली सेव नहीं करते हैं इसके कारण से रेगुलरली इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए ऑप्ट करते हो, आप कमिट करते हो कि आप कुछ पैसा हर महीने एक प्री डिसाइडेड फंड में प्री डिसाइडेड डेट के अंदर आप लगाएंगे। तो क्योंकि आप ऐसी कमिटमेंट करते हो, इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ पैसा जो है बचाना पड़ता है। वो आपकी 15% या 20% कितना भी हो सकता है आपकी इनकम का। तो एक तो वहां डिसिप्लिन होती है। दूसरा, जब आप इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए इक्विटी जैसी एसेट क्लास में जहाँ पे वॉलेटिलिटी है, तो क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है वो सबसे बड़ा डर है हमारे लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए, कि यार इतना उतार चढ़ाव है तो हम कब पैसा लगाएं। डिसिप्लिन तरीके का फायदा ये है कि आप डिफरेंट लेवल पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, यानी ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको जो एवरेजिंग का फायदा होता है। तो देखिए, जैसे ही आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए एनरोल किया, जैसा मैंने कहा, दो फायदे, एक तो सेविंग्स के अंदर डिसिप्लिन और दूसरा इन्वेस्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा। और ये ऐसा नहीं है कि आज की मार्केट कंडीशन में है, मेरा ये मानना है कि हमेशा कुछ भी मार्केट कंडीशन हो, एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एसआईपी से इन्वेस्ट करने से छोटी छोटी रकम से आप ओवर ए लॉन्गर पीरियड बड़ी रकम बना सकते हो, ओवर ए शॉर्टर पीरियड या मीडियम ड्यूरेशन में भी जो भी आपके गोल हो, उन सभी गोल्स को आप एसआईपी के द्वारा पूरा कर सकते हो। हेमंत जी, हम हमेशा से यही दर्शकों को भी बताते आए हैं अपने शोज में बार बार कि एसआईपी करने से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कई जो दर्शक है हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम एक लंबे टाइम तक निवेश करते रहे और जल्दी निवेश की शुरुआत करें तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कंपाउंडिंग का जो मैजिक है उनको वेल्थ क्रिएशन में कैसे मदद कर सकता है? अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपसे समझूं तो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारी इन्वेस्टमेंट का, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि जो आपने रिटर्न कमाया उसके ऊपर आप रिटर्न कमाते हैं। मान लीजिए आप एक साल में आपने मान लीजिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो अगले साल उसकी जो है वैल्यू बढ़ के 1,10,000 हो गई। उसके बाद फिर से मार्केट जो है, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 10% बढ़ा, तो वो 1,10,000 पे बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैजिक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है लेकिन काफी मैजिकल है अगर आप उसको कंटिन्यू करें। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से उसमें कैसे फायदा होता है? देखिए, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तभी होगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको ऐसे मदद करता है, स्पेशली जो उसको सही तरीका है शुरुआत करने का, स्वाति, वो ऐसा है कि आप अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो अगर मान लीजिए बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की शादी के लिए है, या आपके अपने रिटायरमेंट के लिए है, या घर खरीदने के लिए, जो भी लॉन्ग टर्म गोल हो, अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से शुरू करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी कि मेरे पास इतना लंबा समय है।
एक तो वो चीज, दूसरी बात ये आपको डिसाइड करेगा कि सही तरीके से अपनी एसेट एलोकेशन बनाए, क्योंकि कंपाउंडिंग में दो चीजों की जरूरत है। इनफैक्ट एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, एक तो लंबा समय, दूसरा सही एसेट क्लास हो। अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट में लगा रहे हो, इक्विटी में नहीं लगा रहे हो, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके रिटर्न ही कम है, पोस्ट टैक्स रिटर्न भी कम है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि सही एसेट एलोकेशन हो, तो वो ये आती है आपके गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से। और तीसरा इसका बड़ा फायदा ये होता है, क्योंकि एक टाइम होराइजन लेके चलते हैं आप, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो जब भी मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जो काफी चैलेंजिंग टाइम होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, हमने देखा है बहुत सारे इन्वेस्टर जो अपने प्रोसेस को रोक देते हैं। अगर आप एसआईपी के द्वारा एक बहुत ही क्लियर टाइम होराइजन के साथ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से इन्वेस्टमेंट करोगे, तो ये आपको मदद करेगा कि जो वॉलेटाइल पीरियड है उसको आप टैकल कर सकें, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे बने रहें। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे बने रहेंगे, अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, तो कंपाउंडिंग का फायदा होगा। तो 2 या 3 तरीके से मुझे लगता है जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होने के लिए, वो इस प्रोसेस में आपको मिलता है। तो एसआईपी के भी क्या अलग अलग तरीके होते हैं हेमंत जी जिससे किया जा सकता है? जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि एक टॉप अप एसआईपी होती है, फ्लेक्सिबल एसआईपी भी होती है, परपेचुअल एसआईपी एक होती है और ट्रिगर एसआईपी होती है। अगर मैं बहुत ही ब्रीफ में आपसे जानूं कि ये एसआईपी करने के कैसे तरीके हैं और इन्हें कब कब किया जा सकता है, किस स्टेज पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आप प्री डिसाइडेड डेट को आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रिगर का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर जब मार्केट गिरता है तो फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वीकली एसआईपी भी होता है, फ्लेक्सिबल एसआईपी भी ऐसा होता है कि आप डिपेंडिंग ऑन मार्केट पीई के हिसाब से ज्यादा है तो थोड़ा कम हो जाएगा, या नीचे है तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखिए, मेरा ये मानना है, ऐसा कोई प्रूवन नंबर्स नहीं है जो ये बताते हैं कि इन सब स्ट्रेटेजीज से आपको ज्यादा फायदा होगा। मुझे लगता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपने आप में बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। अगर आपने सही एसेट एलोकेशन चुना है और अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप महीने में एक बार भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर मान लीजिए आप एक से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमेशा एडवाइजेबल ये है कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है वो महीने के अंदर भी रहेगी। तो ऐसा नहीं हो कि आपने 5 तारीख की डेट रखी और जब अगला महीने का 5 तारीख आया तो मार्केट नीचे जाके ऊपर आया तो आपको उसका फायदा नहीं हुआ। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं कि मान लीजिए 3 या 4 फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स लेके आप उसको स्कैटर कर सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब विद इन मंथ। बट बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि, देखिए, अगर अगर ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती तो जो एसेट एलोकेशन फंड्स हैं या जो पीई फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो उस तरीके से टाइमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि एक आप सिंपल प्रोसेस रखें। एसआईपी, जैसे मैंने कहा, खुद में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। बहुत क्लैरिटी रखें, डिफरेंट डेट्स को पैसा डालें महीने में। आई थिंक उससे बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आपको ओवर ए लॉन्गर पीरियड टाइम मिल सकते हैं। ओके, ये तो बात हुई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। मतलब हर महीने आप थोड़ी थोड़ी जो किश्त है वो अपने किसी इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, और एक गोल सेट करके आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब किसी के पास एक मुश्त रकम है, कहीं से वो लमसम अमाउंट आया है, या कई लोग ऐसा चाहते हैं कि जो लमसम अमाउंट किसी का ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में पड़ा हुआ है जहां पर उनको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, और वो एक लमसम अमाउंट वो म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहते हैं। तो वो रूट क्या एसटीपी एक तरीके का हो सकता है, और एसआईपी और एसटीपी क्या अंतर है इनमें? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि काफी बार इन्वेस्टर्स को दुविधा रहती है कि एसआईपी और एसटीपी में फर्क क्या है। देखिए, दोनों के दोनों, अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी और एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दोनों के दोनों प्रोपोगेट करते हैं, प्रमोट करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट को। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या है, हमने ऑलरेडी उसके बारे में बात किया। अब क्या होता है कि आपके पास एक लमसम पैसा है, आप नहीं चाहते कि वो सारा का सारा पैसा जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे इन्वेस्ट हो, स्पेशली अगर आप ऐसी एसेट क्लास पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे वॉलेटिलिटी होती है। तो आपके पास क्या तरीका है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा हमने पहले कहा, आप कमिट करते हो हर महीने एक फिक्स पैसा, एक फिक्स डेट को इन्वेस्ट करने के लिए। यानी अगर आपके पास एक मुश्त रकम नहीं है, तब भी अगर आप चाहे ओवर ए लॉन्गर पीरियड एक बड़ी रकम बनाना, तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से कर सकते हो, हर महीने छोटी छोटी रकम को इन्वेस्ट करके। एसटीपी में क्या है, आपके पास एक लमसम होना चाहिए, क्योंकि हम इसका फुल फॉर्म देखिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यानी कहीं से पैसा ट्रांसफर होकर कहीं पे जाना है। यानी एक फंड में पैसा इन्वेस्ट होगा, दूसरे फंड में वो सिस्टमैटिकली जाना है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास लमसम पैसा है,
और आप नहीं चाहते कि वो एक लेवल पे जाए, तो कुछ ऑप्शन रहती हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे लिक्विड फंड है, जो शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए बहुत ही इन्वेस्टमेंट अच्छी ऑप्शन है। वहां पे आप इन्वेस्ट करते हो और उन्हीं फंड के लिक्विड में इन्वेस्ट करते हो जिसके इक्विटी फंड या बैलेंस फंड या जिस तरह के भी फंड से में आप पैसा डालना चाहते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार आपने पैसा डाला, फिर आप लिक्विड फंड को इंस्ट्रक्शन देते हो कि हर महीने इतना पैसा मेरा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के अंदर आप इस पर्टिकुलर फंड के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या हुआ देखिए, एसआईपी के अंदर आपके पास लमसम नहीं हो तब भी आप कर सकते हो। एसटीपी करने के लिए आपके पास लमसम होना जरूरी है, फंड सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं हो कि जिसमें पैसा डाले वो भी वोलेटाइल हो और जहां पे पैसा इवेंचुअली जाना है वो भी वोलेटाइल हो। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली यस, अगर आपके पास लमसम है, अगर आप उसके बाद सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी दूसरे फंड में, तो एसटीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है। और उसका फायदा एक ये भी है कि जो लिक्विड फंड है उसमें जो रिटर्न आपको मिलता है वो सेविंग बैंक से ज्यादा मिलता है। तो अगर किसी भी एंगल से आप देखें तो ये एक अच्छी ऑप्शन किसी भी इन्वेस्टर के लिए हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर कुछ और बातें करेंगे एसटीपी के बारे में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे बैंक वर्सेस सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, कहां पर आप एक मुश्त रकम डाल सकते हैं, कहां पर आपको फायदा मिलेगा, और साथ ही कुछ ऐसे फंड जिसके थ्रू आप एसआईपी या फिर एसटीपी कर सकते हैं। इस पर जारी रहेगी चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की। हमारे साथ है हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, एक बात जरा समझाइए, जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, जो जैसी स्थिति इस वक्त हम देख भी पा रहे हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान वो कैसे किसी भी रिस्क को बैलेंस करने का काम करता है? अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसका पूरा प्रोसेस समझूं कि एसटीपी काम कैसे करती है, जो एक मुश्त रकम है कौन से फंड में जाती है और उस फंड से कैसे वो आगे जो फंड मैनेजर हैं या जो मैनेज कर रहे होते हैं वो कैसे उस जो रकम होता है उसको अलग अलग जगह पर रिस्क कम करने के लिए और डाइवर्सिफाई करते हैं, ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? जी बिल्कुल, जैसा आपने पहले भी बात की कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का मतलब ये है कि आपके पास लमसम पैसा होना चाहिए और वो पैसा जो है आप एक किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो और उन्हीं म्यूचुअल फंड में उसी म्यूचुअल फंड के फंड में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे इवेंचुअली जो है पैसा ये जाना है। तो मान लीजिए अगर एज एन इन्वेस्टर आप चाहते हो कि आपका पैसा जो है वो इक्विटी में जाए और आप नहीं चाहते हो कि वो एक लेवल पे जाए, तो आप किसी लिक्विड फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे और वहां से मान लीजिए आपने 3 फंड चुने अलग अलग म्यूचुअल फंड के, तो वो तीनों म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में आप पैसा डालेंगे और वहां से आप इंस्ट्रक्शन देंगे लिक्विड फंड को कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है एक फिक्स डेट को मेरा पैसा वहां से ट्रांसफर करो। तो देखिए प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक एसआईपी करता है, लेकिन जैसे हमने बात की थी वो फर्क इतना है कि एसआईपी में अगर आपके पास लमसम नहीं है तब भी आप कर सकते हो, एसटीपी में आपके पास लमसम होना जरूरी है। अब देखिए फर्क कहाँ पे है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लमसम लेके अपने बैंक में रखें और वहां से आप एसआईपी करें। जैसे हमने कहा था, जरूरी नहीं कि आपके पास रकम नहीं हो तभी आप एसआईपी करें। अगर आपके पास रकम है बड़ी और फिर भी आप चाहें तो अपने बैंक से इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के द्वारा, लेकिन दोनों में फर्क है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्क पहला तो यह है कि जब आप सेविंग बैंक में पैसा रखते हो और जो रिटर्न आपको लिक्विड फंड में मिल सकता है वो दोनों में फर्क है। तो अगर मान लीजिए आपको सेविंग बैंक में 3 या 3.5% मिलता है, तो लिक्विड फंड के अंदर आपको 6 से कभी ज्यादा भी मिल सकता है। तो करीब 2-2.5% का आपको फर्क वहां पे पड़ेगा। सबसे बड़ा फायदा ये। दूसरा ये कि अगर आप लमसम लेके रखें अपने म्यूचुअल फंड के बैंक के अंदर, काफी बार ऐसा होता है कि आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग बैंक में रखा है वो किसी ना किसी और चीज पे आप खर्च कर देंगे। तो जो आपका बेसिक पर्पस है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का या किसी भी इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने का, वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाता है। और उसके सामने अगर देखिए आप, अगर आपने पैसा लिक्विड फंड में रखा, क्योंकि वो आपके पास नहीं है, वो ऑलरेडी आपने कमिट करके वो पैसा म्यूचुअल फंड में रखा है, तो उसमें बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे होंगे कि आप वहां से पैसा निकालेंगे, अनलेस ऐसी कोई इमरजेंसी है कि और आपके पास रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है एक तो फायदा ये कि आपको रिटर्न, जब आपका पैसा मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एसटीपी किया या 6 महीने के लिए एसटीपी किया, तो वो 6 महीने जो लमसम पैसा जो बचा है उसमें आपको रिटर्न थोड़ा बेहतर मिलता है। दूसरी बात, आपका डिसिप्लिन बना रहता है, आप इस पैसे को किसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं करते हो। तो मुझे लगता है कि एसटीपी स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास लमसम हो और वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। जी हेमंत जी, एक और सवाल मेरे पास आ रहा है, वो ये कि जब हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने की बात करते हैं
तो एसआईपी को क्या सिर्फ इक्विटी फंड से ही किया जा सकता है, ये कई दर्शक जानना चाहते हैं। क्यों कहा जाता है कि इक्विटी फंड ही बेटर रहता है एसआईपी के लिए? क्या ये धारणा सही है? क्या ये इकलौता माध्यम है एसआईपी करने का, या सही माध्यम है? नहीं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा हमने पहले भी बात की, ये इसका मतलब ये है कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो। और काफी बार इन्वेस्टर्स को ये धारणा रहती है कि एसआईपी का मतलब है सिर्फ वो इक्विटी फंड के लिए ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये है कि दो तरह से डिसिप्लिन आता है आपको। एक तो आप सेविंग में डिसिप्लिन लेके आते हो, यानी आप हर महीने अपनी इनकम, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा बचाते हो। और दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन आता है कि आप उसको रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड फंड के अंदर, मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है, उसका काफी बड़ा फायदा आपको डिसिप्लिन अप्रोच से होता है जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण आपको जो एवरेजिंग का फायदा होता है। तो ये बात सही है कि ये एक ऐसा एडवांटेज है जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में रहता है। लेकिन ये मानना कि एसआईपी सिर्फ इक्विटी फंड के लिए है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आपके, जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपके गोल्स हैं शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपको मान लीजिए 1 या 1.5 साल या 2 साल के बाद भी पैसा चाहिए, और आप मान लीजिए मनी मार्केट फंड में या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि पैसा अलग से रहे, जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा जो इशू वो रहता है कि अगर आप बैंक में पैसा छोड़ा आपने, तो हो सकता है आप किसी कारण से खर्चा करें। तो अगर आप वो डिसिप्लिन बना के रखते हो, तो आप चाहें तो लिक्विड फंड में आप एसआईपी कर सकते हो, आप चाहें तो डेट फंड में कर सकते हो, आप चाहें तो हाइब्रिड फंड में कर सकते हो। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टाइम होराइजन है, देखिए ये एक तरीके से जो हम बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं वैसा ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे आप बैंक में पैसा रखते हो, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में रखते हो। कोई भी टाइम होराइजन हो, कोई भी एसेट क्लास हो, एसआईपी से इन्वेस्ट करने के बहुत फायदे हैं। डिसिप्लिन रहेगा, आपका पैसा आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। इक्विटी में करोगे तो आपको वॉलेटिलिटी का तो आप अपने एडवांटेज के लिए कन्वर्ट करोगे। तो मुझे लगता है किसी तरह के भी इन्वेस्टर हो, किसी तरह का भी टाइम होराइजन हो, किसी तरह का भी फंड हो, एसआईपी डेफिनेटली एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज है इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे पास सवाल ये भी आ रहा है कि एसटीपी किस फंड से करें? एक लिक्विड फंड्स भी है, शॉर्ट टर्म फंड्स भी है, तो बेहतर कौन सा विकल्प माना जा सकता है एसटीपी के लिए? आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिस फंड में आप प्राइमरीली पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो ऐसा फंड होना चाहिए जहां पे उसमें खुद में वॉलेटिलिटी ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आप इक्विटी या हाइब्रिड फंड में आप पैसा लगा रहे हो, जो वॉलेटिलिटी है, और उसका फायदा उठाने के लिए आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, और जिस फंड में आप लमसम करते हो, अगर वहां भी थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, तो आपको जो बेसिक पर्पज है वो डिफीट होगा। मेरा ये मानना है, देखिए डेट फंड में शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए बहुत सारी ऑप्शन है। ओवरनाइट ऑप्शन भी है, लिक्विड फंड भी है, लो ड्यूरेशन फंड भी है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड भी है। मेरा ये मानना है कि लिक्विड फंड जो है सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि लिक्विड फंड का मतलब ये है कि वहां पे जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है उस फंड का, वो 91 डेज तक रहता है। तो वो किसी भी एंगल से आप देखें तो एक तो मैंने जैसे कहा था कि सेविंग से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा, दूसरा उसमें वॉलेटिलिटी जो है बहुत कम रहती है। तो मुझे लगता है लिक्विड फंड में लमसम डालना और वहां से जिस फंड में आपको जाना है वो सबसे सही स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके। एसआईपी, जैसा आपने कहा कि एसआईपी करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसकी हमने चर्चा भी की थी। क्या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं? हेमंत जी, जरा ये बताइए हमें कि उसको भी फिक्स डे कर सकते हैं, या फिर किसी और अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग तारीखों पर उसको फिक्स कर सकते हैं। ऐसे कुछ तरीके हैं एसटीपी के लिए निवेश के? देखिए, यूजुअली जब आप एसटीपी में इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे मैंने कहा, आप इंस्ट्रक्शन देते हो। वो जो हमने फ्लेक्सिबल एसआईपी वगैरह कहा था, वो जनरली एसआईपी में होता है, एसटीपी में आपको नहीं मिलेगा। वो एसटीपी में आप डिसाइड करते हो, प्री डिसाइड करते हो कि आप इतना पैसा फिक्स डेट को आप डालेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हमें 1 साल में एसटीपी करना है। 1 साल में हम चाहते हैं कि ये पैसा लमसम जो है धीरे धीरे किसी इक्विटी फंड में चला जाए। मान लीजिए उस समय के दौरान 2 या 3 महीने के बाद आपको मार्केट में बड़ा फॉल मिलता है, 10-12% का अगर फॉल मिलता है, जो एक काफी सिग्निफिकेंट फॉल होता है आपको एवरेजिंग करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आप मार्केट टाइमिंग कीजिए, लेकिन कभी कभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एसटीपी में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि अगर आपने एक बड़ा फॉल देखा, तो आप थोड़ा ज्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट करके उस फॉल का आप फायदा उठा सकते हो। तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास हमेशा है, और जनरली स्पीकिंग आपको एक फिक्स डेट को ही पैसा आपने किसी भी जो इस फंड में आप चुनते हैं वो डालना पड़ेगा।
एक दर्शक हमसे पूछा हेमंत जी, क्या एसआईपी और एसटीपी, क्या ये दोनों जो टर्म्स है क्या वो इंटरचेंजेबल है? मतलब एसआईपी में क्योंकि हम धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, और एसटीपी पे एक मुश्त रकम इन्वेस्ट करते हैं, क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जी, बिल्कुल है। जैसे मैंने पहले कहा, दोनों की दोनों जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो आपको एनकरेज करती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एसआईपी आप तब करते हैं जब आपके पास लमसम पैसा ना हो, और जैसा हमने कहा लमसम हो तब भी आप एसआईपी कर सकते हो क्योंकि पैसा आपका बैंक में है। एसटीपी आपके पास लमसम है लेकिन आप नहीं चाहते हो, आप चाहते कि एक साथ पैसा मार्केट में लगे या किसी भी ऑप्शन में लगे, और आप चाहते हो कि सिस्टमैटिक तरीके से लगे। तो बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों के लिए रिक्वायरमेंट अलग है और दोनों के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी अलग होती है। बस उतना ही फ़र्क है, बट दोनों की दोनों आपको एनकरेज करती है कि आप सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। और एसटीपी में जो मैनेजिंग ऑफ फंड्स होता है, क्योंकि कई बार आपको समझ में नहीं आता कि आप जैसे डेट से धीरे धीरे इक्विटी में जो आपका पैसा जा रहा है वो कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, कितने प्रपोर्शन में जाएगा, तो वहां पर एक प्रोफेशनल बैठा होता है आपके पैसों को मैनेज करने के लिए। जी, बिल्कुल। देखिए, इसमें एक्चुअली प्रोसेस कैसा है स्वाति, देखिए कि मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मेरा पैसा कुछ हाइब्रिड फंड में जाएगा, कुछ पैसा इक्विटी में जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि एक मुश्त पैसा जाए, और मुझे ये क्लियर है कि किस फंड में कितना पैसा जाना है। मैंने इक्विटी और हाइब्रिड फंड चुन लिए। अब मेरे पास लमसम में मान लीजिए मैं मुझे ₹5000 किसी इक्विटी फंड में अगले 12 महीने में इन्वेस्ट करने हैं, तो ₹60,000 इन्वेस्ट करने हैं। इसका मतलब मुझे एक मुश्त रकम की ज़रूरत है ₹60,000। वो ₹60,000 मैंने एक लिक्विड फंड में डाल दिए। लिक्विड फंड बाय नेचर क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं, तो मनी वहाँ पे जो है आपकी सेफ है, रिलेटिवली सेफ है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी, उसमें आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो हर महीने जब आपका ₹5000 इक्विटी फंड में जा रहा है, तो अगले महीने मान लीजिए 55,000 में जाएगा, तो 55,000 पे आपको लिक्विड फंड में रिटर्न मिलेगा। फिर नेक्स्ट मंथ में वो घट के 50,000 हो जाएगा। तो फायदा ये है कि जब आपका पैसा जा रहा है और लिक्विड फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, और इक्विटी में तो जाहिर सी बात है कि आपने प्री डिसाइड किया हुआ आप कौन से फंड के अंदर जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक मुश्त लगाने की बजाय सिस्टमैटिक लगा रहे हैं, और दोनों ही जगह पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, और उन दोनों का मैंडेट बहुत क्लियर है। लिक्विड फंड का मैंडेट है आपके पैसे को सेफ रखना, लेकिन आपको ऐसी रिटर्न देना जो आपको सेविंग बैंक या एफडी से थोड़ा ज्यादा दे सके। इक्विटी के अंदर क्लियरली आप डिसाइड करते हैं कि आपको लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, किस तरह के फंड में जाना है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो दो कैटेगरीज को देखिए, मल्टी कैप फंड्स को देखिए या लार्ज एंड मिड कैप को देखिए। तो इस तरीके की आप स्ट्रैटेजी बनाइए, तो दोनों तरीके से प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी और मल्टी कैप कैटेगरी का आपने जिक्र किया। मैं चाहती हूँ कुछ फंड्स आप बताएं निवेशकों को कि आप क्यों कह रहे हैं कि इन दो कैटेगरीज में निवेश करना बेटर माना जा रहा है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इक्विटी मार्केट में अगर आपने अपना मन बनाया इन्वेस्ट करने का, तो इक्विटी मार्केट के अंदर 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए डिसाइड करना मुश्किल होता है कि मैं कितना पैसा लार्ज कैप में लगाऊं, कितना मिड कैप में लगाऊं, कितना स्मॉल पे लगाऊं और कब लगाऊं। क्या ये समय आ गया, जैसे हमने अभी कुछ समय में देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है लार्ज कैप से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप देखें मल्टी कैप फंड जो है, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा एलोकेशन जो है इन सेगमेंट में बढ़ाना शुरू कर दिया। एज एन इन्वेस्टर वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जाएं और फिर अपने हिसाब से करें। उसमें टैक्सेशन भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि फंड मैनेजर अपना एलोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो आपको कोई टैक्स एप्लीकेशन नहीं है। तो 2 फायदे, एक तो टैक्स एफिशिएंट, दूसरा फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं कि कब कितना सेगमेंट। तो मुझे लगता है इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि या तो मल्टी कैप में जाएं या तो लार्ज एंड मिड में जाएं। फंड की जहां तक सवाल है, मल्टी कैप फंड्स में मैं चाहूंगा कि ऐसे फंड देखें जो लॉन्ग टर्म, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड हो। उसमें कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप देख सकते हैं, एसबीआई का फोकस इक्विटी देख सकते हैं और एक्सिस फोकस 25 देख सकते हैं। और जहां तक लार्ज एंड मिड का सवाल है, फिर वही क्राइटेरिया, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। मेरा ही एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड काफी अच्छा फंड है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये जो लार्ज एंड मिड कैप वाले जो फंड है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि शायद आधा पैसा जो है लार्ज कैप में, आधा पैसा जो है मिड कैप में। तो देखिए, जिस तरीके का एलोकेशन होना चाहिए वो आपको मिलता है। जब बदलाव करना चाहिए तो फंड मैनेजर आपके लिए बदलाव करता है। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है ये दोनों कैटेगरीज किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी है।
ओके, तो ये दो कैटेगरीज जिसके फंड बताए हेमंत जी ने, एसआईपी और एसटीपी, दोनों के क्या फायदे हैं। तरीके दोनों एक ही हैं, बस एक मुश्त तरीका एसटीपी में होता है और एसआईपी में आप इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे करके महीने दर महीने पैसे अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए जोड़ते हैं और आपने जो अपना गोल सेट किया है उसके लिए। तो एसआईपी एसटीपी की बारीकियां बताने के लिए हेमंत जी हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।